हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की क्लास रहेगी गॉस का प्रमेय या गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस प्रमेय क्या है, किसने दिया, क्यों दिया, इसका डेरिवेशन क्या है, सिद्ध कैसे करना है, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्या है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल कार्ल फ्रेडरिच कार्ल फ्रेडरिच। ठीक है, यही था ना नाम। इनने क्या किया कि इनने सन 1800 की 1777 से 1854 में 55 हाँ, सन 1777 से 1855 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये कोई आपका बंद पृष्ठ है ना, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स और उसके अंदर कितना आवेश उत्पन्न है, ठीक है, कितना आवेश स्थित है, इन दोनों में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम या गॉस थ्योरम कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब आप कहोगे विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का वीडियो भी हमने डाला था, कल बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, मात्रक विमीय सूत्र। विद्युत फ्लक्स बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली। ठीक है, तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की, मतलब जो रेखाओं की संख्या होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच है। कार्ल फ्रेडरिच ने सन 1777 से 1855 क्या किया था, इन्होंने एक कोई बंद पृष्ठ ले लिया था, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, और उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कितना आवेश है, इन दोनों में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम बनाया था, एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे गॉस का नियम या गॉस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब ये गॉस प्रमेय है क्या, इसका कथन क्या है, देखिएगा। तो इस प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, याद करते जाओ, अभी हो जाएगा याद, सुनते जाओ। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कहाँ है भैया बंद पृष्ठ, बंद माने जो खुला नहीं हो, देखो ये पृष्ठ देख रहे हैं आप, पूरा देख रहे हैं, जिसको हमने एस नाम दिया है, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, कहीं से खुला तो नहीं है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, तो बताइए इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू है, तो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। और देखिए ये गॉस प्रमेय पेपर की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछली साल नहीं आई थी, पिछली साल आया था कूलाम की व्युत्क्रमण का नियम। ठीक है, तो अब हो सकता है कि इस साल गॉस प्रमेय दे दे। समझ में आ रही कि नहीं, तो बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। समझ में आ रही, बोल के दिखाओ एक बार बिना देखे। नहीं, होता है एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0। ठीक है, हाँ 0 बोलते, जो तुम्हें बोला, देखो तो मैं मतलब उसको
शब्दों का ध्यान रखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अकेले वैद्युत फ्लक्स नहीं, अकेले वैद्युत फ्लक्स कहोगे तो इसका नहीं, वो इसका भी तो हो सकता है, सूक्ष्म पृष्ठ का, ठीक है ना। तो संपूर्ण बोलना है जब पूरे पृष्ठ का आएगा। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, ठीक है, उसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 या ε0 जो आपको बोल रहा हूं, हम ε0 बोल देते, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आ रही? हो जाएगी याद। लास्ट बार सुना, फाइनल। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, किसका? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अर्थात अब वैद्युत फ्लक्स को तुम कैसे प्रेरित कहते हो पता है? फाई ई से, वैद्युत क्षेत्र से संकेत में ई लगा देते, ई लगाना हो लगा लो, नहीं लगाना हो चलेगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई ई, ठीक है। उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश क्या है? क्यू है। कुल आवेश क्या है? क्यू है। और का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। कुल आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अब तो मतलब ऐसा होता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि फाई ई इक्वल क्यू का गुणा 1 होगा तो क्या बनेगा? क्यू और बटे क्या आएगा? ε0। ये होती है गॉस प्रमेय, ये होती है गॉस प्रमेय, समझ रहे? फाई ई बराबर क्या होता है? Q/ε0। यही है परिभाषा जो हमने थ्योरम बोली ना, अब उसका हम अर्थ बता रहे हैं, मतलब उसका गणितीय रूप में ऐसा, गणितीय रूप ऐसा होता है उसका, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कठिन है नहीं है ना? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या दिक्कत है इतने में? याद कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा ना। तो जे आपको ऐसा ये वाली लाइन मिटा रहे, तो देखो फिर आपको लिखना, नीचे लिखना अर्थात फाई ई इक्वल टू Q/ε0, अर्थात में लिखना है जी, ठीक है। फिर इसके बाद फिर डालेंगे हम क्या डालेंगे? फिर हेडन का डालें, का व्यंजक थोड़ी होने, फिर में ये होने, तो व्यंजक डाल लियो और पत्ती डाल लियो, और पत्ती डाल लियो, चाहे व्यंजक में का डालो, किताब में देख लो व्युत्पत्ति, बस तो व्युत्पत्ति डाल लेना। गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति करना ना, व्यंजक थोड़ी करने लगे। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि फाई ई बराबर Q/ε0 गुना कैसे आ रहा, ठीक है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए, तो अब डालेंगे हम व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति में क्या लिखेंगे हम? थोड़ा माना वगैरह है, चित्र के बारे में लिखेंगे। चित्र के बारे में क्या लिखेंगे? देखो इधर चित्र को लिखते जाओ। माना कि किसी बंद पृष्ठ S के अंदर, ठीक है, माना कि किसी बंद पृष्ठ S के अंदर स्थित कोई बिंदु O है क्या नहीं है? बंद पृष्ठ S के अंदर ही है वो, क्या नहीं है? जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, रखा है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, माना कि किसी बंद पृष्ठ S के अंदर कोई बिंदु O है, स्थित कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, बिंदु O से, समझ रहे, बिंदु O से R दूरी पर, कितने दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है क्या नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे, कल्पना तो नहीं कर रहे, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, नीचे से तब बिंदु P पर क्या निकालेंगे? पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझ में आ रही? तो अब यहाँ पे तीव्रता कौन सी लगेगी? ना अक्षीय ना निरक्षीय, यहाँ पे लगेगी आपकी
वो लगेगी बिंदु आवेश वाली। कौन सी लगेगी? बिंदु आवेश वाली। तो तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता को काय से दर्शाते हैं? E से। ठीक है, E बराबर क्या होगा? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन कितना आएगा? R²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है इतने में? है? नहीं है, राइट। देखो हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि माना कि किसी बंद पृष्ठ S के अंदर स्थित कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तब बिंदु P पर चुंबकीय वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन क्या आएगा? R²। समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब हमने क्या किया? हमने एक अल्प पृष्ठ बनाया। क्या बनाया? हमने एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करी। तो हम नीचे लिखेंगे। अब हम नीचे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा एक लाइन में। अब हम बिंदु P को घेरे हुए, देखो बिंदु P इसके अंदर है ना, यहाँ पे बीचों बीच है कि नहीं? ये है बिंदु P। तो अब हम बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ, ठीक है ना, एक अल्प पृष्ठ या सूक्ष्म पृष्ठ की क्या करते हैं? ds की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब हम बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तब इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समझ में आ रही है कि नहीं? लिखेंगे तब इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखो आप पृष्ठ कौन सा ले रहे हैं? अल्प ले रहे हैं। पृष्ठ कौन सा ले रहे हो आप? अल्प ले रहे हो। तो विद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा वो अल्प होगा कि संपूर्ण होगा? अल्प होगा कि नहीं होगा? तो यही तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि अब हम बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तब इस पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स को क्या बोलेंगे हम? d फाई e। क्या बोलेंगे? d फाई e बराबर d फाई e क्या कहलाता है? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो d फाई e बराबर क्या बनेगा आपका? हमने कल एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? कि E वेक्टर और डॉट क्या होता है? ds वेक्टर। कल बताया था विद्युत फ्लक्स में यही सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, तो d फाई e बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अच्छा, ये क्या है? अदिश राशि है। ये दोनों क्या है? सदिश राशि। दो सदिशों का अदिश गुणन होगा। क्या होगा? दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? cos थीटा। क्या बनेगा? cos थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे बनेगा आपका d फाई e बराबर ये बन जाएगा आपका E ds cos थीटा। ठीक है, अब आपको वेक्टर लगाना है, लगाओ नहीं लगाना नहीं लगा, क्योंकि ये क्या है? ये परिमाण है, अब वेक्टर नहीं लगे सीधी बात। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? E ds cos थीटा। अच्छा, इससे आपको समीकरण 1 से मान रखना होगा तो आप रख सकते हो। ठीक है, आपको रखना हो तो मान आप रख सकते हो, नहीं रखना हो तो नहीं की बात। रखना है? रख दे? चलो रख दो। देखो d फाई e बराबर E का मान देखो क्या है भैया? E का मान है 1/4πε0 इंटू जे बनेगा Q अपॉन क्या आएगा? R²। आएगा कि नहीं आएगा? और इंटू कितना बन जाएगा? ds cos थीटा। मतलब आगे पीछे स्टेप हो जाते हैं। ठीक है, आप अभी मान रख सकते हो, बाद में रख सकते हो, जैसा भी आपको करना हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो हाँ यहाँ पे इतना आ गया, उसे हटके तो नहीं जा रहे फिर से हैं? यहाँ मान रखा था क्या? हम तुम्हें वो दूसरे तरीके से रहने दो, तुम्हें आवे हल करने के साथ चेंज करना। देखो इतना यहाँ पे देखो d फाई e बराबर क्या आ गया? E इंटू ds क्या आ गया? cos थीटा आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि थीटा की वैल्यू देखो। किसकी वैल्यू देखो? थीटा की, कि थीटा कितना हो सकता है। तो देखो इधर जे क्या है आपकी? E की दिशा है, जे क्या है आपकी? ds की दिशा। तो क्या विद्युत क्षेत्र और इसके क्षेत्रफल में, पृष्ठ के क्षेत्रफल में
कोई कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो कोण का मान क्या है यहाँ पे? 0। ठीक है, तो यहाँ आप थीटा बराबर क्या रख सकते हो? 0 रखा है, थीटा बराबर 0, इतना ही। ठीक है, तो ये बनेगा आपका डी फाई ई बराबर कितना बन जाएगा? ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 0 का मान कितना होता है जी आपको पता होना चाहिए, 1 होता है ना। तो कितना बन जाएगा? डी फाई ई बराबर आएगा ई डी एस। ठीक है, और कॉस 0 का मान 1 और 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है? हाँ, आप इसको इतना ही को समीकरण अगला दिया कि इससे आगे और किया। ई का मान रख रहे हैं अब रख रहे हैं? चलो अब रख लो, ई का मान रख दो। तो डी फाई ई बराबर ई का मान कितना है देखो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आएगा? Q अपॉन R स्क्वायर है, और इंटू कितना हो जाएगा आपका ds। होगा कि नहीं होगा? आप इसको समीकरण अगला दे दो है, अब तो दे दे। समीकरण कितना हो गया? तो क्या है कि देखो चीजें वही हैं, ठीक है, चीजें वही है, चाहे तुम उसको आगे कर दो और चाहे पीछे कर दो। हम क्या करते? आगे भी डायरेक्ट t को मान रख देते और cos थीटा की वैल्यू 0 रख देते। ठीक है ना, या हम इसको और बाद में कस करते, मतलब आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, चीज वही आना है। अब वो तो ये है कि बस बच्चे क्या होते कंफ्यूज होते हैं कि जो पहले इसमें गलत लिखा होगा, फिर ऐसा हो जाता ना, इस वजह से है। अब क्या करना है? तो हमारा अल्प पृष्ठ से संपूर्ण अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला है कि नहीं? अब क्या लिखेंगे? अतः संपूर्ण पृष्ठ से, वो अतः पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है, अभी अल्प से गुजरा था, अब पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है। तो अतः पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, और संपूर्ण है तो क्या लगेंगे? फाई ई। संपूर्ण है तो क्या लिखेंगे हम? फाई ई बराबर। अब संपूर्ण निकालना है तो छोटे से जब बड़ा काम करें तो क्या हो? समाकलन होता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका? बंद समाकलन। बंद समाकलन का मतलब है जे पृष्ठ से संबंधित है। ठीक है ना, जे गोलीय पृष्ठ से संबंधित है, इसलिए इसमें बंद समाकलन आएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए काम कर रहे हैं। तो बंद समाकलन, और कितना आएगा आपका? डी फाई ई। इतना ही आएगा, क्या आएगा? डी फाई ई। अब समीकरण 2 से डी फाई ई का मान रख दो। ठीक है ना, तो कितना बनेगा? फाई ई बराबर ये हो जाएगा आपका बंद समाकलन। डी फाई ई का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा? हाउ Q अपॉन R स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा? ds। इतना हो गया। अब देखो इतनी की इतनी पूरी क्या है? कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो नियतांक का है, तो जो कांस्टेंट है ही। अब Q आवेश है, आवेश तो जितना है तो है, वो बदलेगा नहीं? बदलेगा। R स्क्वायर है, दूरी जितनी है सो है, बदले तो नहीं दूरी, क्या बदलेगी? ठीक है ना, तो ये सब कहाँ निकल जाएगा आपका? बाहर। तो ये आएगा आपका फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू कितना हो जाएगा? Q अपॉन R की घातें 3। ठीक है, वो सॉरी 2 R स्क्वायर के बाद फिर क्या आएगा? बंद समाकलन। और अब यहाँ पे क्या बचा अंदर? केवल ds। क्या बचा आपका? ds। अब देखिए ds क्या है? सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ds क्या है? सूक्ष्म पृष्ठ का क्या है? क्षेत्रफल है। और समाकलन जी दर्शाता है, समाकलन क्या दर्शाता है? कि ds ऐसे कई अल्प पृष्ठ है, ऐसे कई अल्प पृष्ठ है, एक नहीं है। ds तो हमने एक के लिए लिखा, लेकिन समाकलन ये दर्शाता है कि ऐसे कई अल्प पृष्ठ। अब कई है तो देखो जैसे एक अल्प पृष्ठ जो ये दिख रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ होगा, फिर यहाँ 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 ऐसे पूरे में अल्प पृष्ठ जब पूरे में और होके इतनी तक आ जाए, तो पूरे पृष्ठ को एक चक्कर लग दो कि नहीं लग दो? लग गया कि नहीं? पूरे गोलीय पृष्ठ का क्या लग गया? एक चक्कर लग गया, अगर ऐसे बहुत सारे अल्प पृष्ठ आ जाए। ठीक है, तो ये समाकलन हमें ये दर्शाता है, समाकलन के ऐसे कई अल्प पृष्ठ हैं पूरे पृष्ठ पर, मतलब बड़ा जो गोला है ना उसके पूरे पृष्ठ पर ऐसे कई अल्प पृष्ठ हैं, तो इन सभी का योग बता रहा है समाकलन। तो सभी अल्प पृष्ठों का हम योग कर देंगे तो एक पूरा गॉसीय पृष्ठ बन जाएगा,
तो पूरा पृष्ठ जो है वो कैसा है, गोलाकार। कैसा है पूरा पृष्ठ, गोलाकार। ठीक है, तो आप सीधा सीधा समझ लो कि मतलब ये बंद समाकलन ds है वो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो बताइए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू है। तो ये दर्शा रहा है पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। कक्षा 10 में पढ़े थे, इतनी जल्दी भूल गए। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो काटो, का कट रहा हो, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ठीक है ना, कट तो नहीं रही वीडियो है। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर क्या बचा क्यू, और बटे नीचे क्या बचा ये एप्सिलॉन 0, बस। और यही तो क्या है, गॉस प्रमेय है, सेट दूंगा है प्रूफ, लिख लेना सेट दूंगा। ठीक है, तो ये है गॉस प्रमेय। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कितनी सिंपल है, 3 नंबर में भी आ सकता आराम से। तो एक बार फटाफट एक बार और देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा भी देख लो। ठीक है, कि गॉस प्रमेय कहते किसे हैं, गॉस प्रमेय इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वेक्टर फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, एक चीज हो गई, आपको व्युत्पत्ति लिखना है, माना लिखना है। माना किसी बंद पृष्ठ S के अंदर स्थित कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, तो बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर कितनी होती है, हाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आपको लिखना है, अब हम बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। अतः ठीक है, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जब डॉट हटाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा cos थीटा, E ds cos थीटा हो जाएगा। तो d फाई E बराबर, अच्छा अब E ds cos जो करता हूं, और थीटा का मान रखना है। थीटा का मान कहां से लेंगे, यहां से। देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और यही क्या है आपकी उसके क्षेत्रफल की दिशा है, किसके, अल्प पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा। तो बताइए क्या इन दोनों में कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। कोण का मान कितना है 0, तो हम थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान 1 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d फाई E बराबर E इंटू ds। अब चाहो तो आप E का मान अभी रख सकते हो, नहीं चाहो तो बाद में भी रख सकते हो। चलो हमने अभी रख दिया। तो देखो समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे तो d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ds। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 2। अब क्या करना है, अब अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स निकाल लिया है, अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है। ठीक है, तो अतः संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल वेक्टर फ्लक्स तो कितना बनेगा आपका फाई E। फाई E बराबर क्या हो जाएगा, d फाई E का समाकलन होगा कि नहीं। तो d फाई E की यहाँ पे वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे, इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट है। तो ये राशि समाकलन से बाहर निकल जाएगी, अंदर क्या बचेगा, केवल समाकलन कितना ds बचेगा। अब समाकलन बंद समाकलन ds का मतलब ये होता है कि ऐसे कई अल्प पृष्ठ, ठीक है, और जब ऐसे बहुत सारे अल्प पृष्ठ मिल जाए पूरे, तो वो पूरे क्या बना देंगे, एक गोले की पूरी रचना कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमें क्या कर रहा है, गॉसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को दिखा रहा है, कौन, समाकलन ds। तो गॉसीय पृष्ठ कैसा है, अपन ने गोलीय लिया। ठीक है, तो गोले का मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाई E बराबर कितना बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या हो जाएगा आपका गॉस का प्रमेय। बताइए समझ में आ गई है सबको। आप पूछ रहे हैं कोई कुछ उसमें नहीं पूछना, ठीक है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जहां भी समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हाँ हमारे चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और दूसरों से करवाएं, ताकि समाज को एक शिक्षा का संदेश जा सके और आप लोग घर बैठे बढ़िया पढ़ाई
कर सकें और रिजल्ट अच्छा ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।